नहीं चलेगी। ईवीएम की नाजायज सरकारें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की बात करेगा, राज करेगा, वो किसानों की बात करेगा, इस देश पे राज करेगा। किसान विरोधी काले कानून लाने वाले मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी काले कानून लाने वाले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओए 85, जय मुलायम, ओए 85, जय मुलायम। राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा विजय असो। विजय असो, विजय असो। भगत सिंह उधम सिंह जिंदाबाद, 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 भगत सिंह उधम सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधानाचा विजय असो, विजय असो, विजय असो, भारतीय संविधानाचा विजय असो, विजय असो, विजय असो, बहुजन महापुरुषांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो, बहुजन महापुरुषांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो, बहुजन महापुरुषांच्या 108 वर्षाच्या संघर्षाचा विजय असो, विजय असो, विजय असो, बहुजन महापुरुषांच्या 108 वर्षाच्या संघर्षाचा विजय असो। विजय असो, विजय असो। भारत का मध्य नागपुर, और नागपुर से जो क्रांति पूरे देश में फैलती है, क्योंकि ये बीच में होने की वजह से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को ये कवर करता है। यहीं पे नागपुर में संविधान चौक से जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा है वो निरंतर 11 तारीख से 17 जनवरी तक उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का पुकार किया है। देखते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और सरकार को वो क्या निवेदन देना चाहते हैं। तीनों जो कानून बनाए ये किसानों के विरोध में बनाए, तीनों कानूनों को रद्द करना, ये पहली मांग है हमारी। दूसरी एक मांग है कि इसी लॉकडाउन के दौरान इन लोगों ने मजदूरों के हित में जो कानून थे और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे वो कानूनों को रद्द कर दिया। लगभग 29 प्रकार के कानून इन्होंने रद्द किया और उनके एवज में उद्योगपतियों के हित में 4 नए कानून बनाए हैं। तो वो चारों जो नए कानून बनाए और वो किसानों मजदूरों के विरोध में बनाए, उद्योगपतियों के हित में बनाए, वह कानूनों की रद्द करना चाहिए। और जो चुनाव प्रणाली है, जैसे पूर्व में बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न हुआ करते थे, वर्तमान में वो ईवीएम मशीन के द्वारा संपन्न होते। तो ईवीएम मशीन से चुनाव लेना ये बंद करे, बैलेट पेपर से ही चुनाव ये कराए। इस तरह की हमारी ये मांगे हैं। तो इसके ऊपर ये जो धरना आंदोलन हमारा चल रहा है। ये जो ईवीएम की वजह से सरकार चुन के आई है, उसको इतना घमंड है कि कितने भी पूरा भारत चाहे उनके खिलाफ में जाए तो भी हम ईवीएम के भरोसे पे जीत के आएंगे। और ये जो लोग सरकार में बैठे हैं विदेशी है, भारतीय मूल निवासी नहीं है। और पेशवाई में जिस तरह मूलवासियों को गुलामगिरी में ढकेले थे, उसी तरह अभी ये तीन कानून में किसान का 3 कानून नहीं, एजुकेशन बिल, लेबर बिल, एग्रीकल्चर बिल, ये तीनों कानून जिस तरह से बली महाराजा को वामन ने 3 पायों से दबाया बोलते, उस तरह हमारे हक का अधिकार पूरे दबा के फिर से हमें गुलाम करने की पेशवाई में जो स्थिति थी उसमें लाने की कोशिश कर रही है। पर आप इस तरीके से ऐसा लगा रहे हैं एलिगेशन, यानी आपको भरोसा नहीं है कि भारत के सरकार में? बिल्कुल नहीं है, विदेशी है। हम लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और ये जो मोदी अपने आप को ओबीसी बताता है, वो बनिया है, झूठा रिपोर्ट बना के ओबीसी प्रचारित कर रहा है, पर ओबीसी लोगों को भरमाने के लिए। अगर ऐसा होता तो ओबीसी का जनगणना क्यों नहीं करता हो, ओबीसियों का आरक्षण क्यों ख़त्म कर रहा हो। अभी हमने सुना है कि ओबीसियों को IAS में एडमिट नहीं किया और ब्राह्मण लोगों को बिना टेस्ट से नौकरी में लगा रही है। तो इसी से हमको समझ में आ जाता है ना। आपकी क्या मांग है अंत में? ये मनुवादी सरकार जानी चाहिए और बहुजनों का सरकार आना चाहिए, मूल निवासियों की, जो समतावादी को और संविधान के हिसाब से चलता वो सरकार आना चाहिए। उसके लिए हम चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो 3 काले कानून जो है वो हमारे काश्तकार के हित में नहीं दिख रहे, और उनका अभ्यास हमारे जो नेता है, किसान नेता, उसको है। और हमारे खेती में जो हम माल बोते उसका बराबर कीमत नहीं मिलता। और जो सरकार है वो ईवीएम मशीन से वोट डालने का जो तरीका है वो भी हमारे को पसंद नहीं है। ये जो 2 बिल लाए हैं, ये किसान को अपने हित में लेकर
या लोगों को हित में लेकर ये कानून बनाया, ये अच्छा नहीं बनाया है, लोगों को विश्वास में नहीं लिया है। ये यूएम से आई हुई सरकार है, ये मनमानी कर रही है। अपने ही मन से बहुत लोगों का रोज़गार छीना है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका रोज़गार छीन लिया है। किसानों को भी बिल 3 काले बिल निकाल के मार रहा है। ऐसे कई लोगों को ये मतलब अनदखल कर रहा है। इसीलिए ईवीएम मशीन जो है ये बंद करके अपने बैलेट पेपर से चुनाव ले, ताकि ये बोलता है कि मेरे तरफ से बहुत लोग हैं तो बैलेट पेपर से लेना चाहिए। मेरा नाम हेमलता पाटिल है और आज जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से पूरे भारत भर 550 जिले और 31 राज्यों में ये धरना कार्यक्रम 11 जनवरी से 17 जनवरी तक लगातार शुरू है। हमारी मांगे ये है कि आज 1-1.5 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ठनकाला धूप बारिश में वहाँ पर लगातार मोर्चा लेकर बैठा है। क्यों कि इस जो प्रस्तावित सरकार है वो सरकार ने जो किसानों के विरोध में जो 3 कायदे लॉकडाउन का सहारा लेकर लगाए हैं, तो उस 3 कानून के विरोध में ये किसान भाई वहाँ पर डटा हुआ है और उनके समर्थन में ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा ये आंदोलन कर रहा है। तो भाई ये अगर सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने ये 3 कानून किसान के हित में अगर बनाए हैं तो फिर किसान क्यों इसके विरोध में खड़ा है, जबकि किसान इसके विरोध में खड़ा है। इसका ये मतलब होता है कि ये कोई किसान के हित में नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि जब तक ये 3 कायदे वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 17 तक तो हम गवर्नमेंट को, सरकार को ये आह्वान दे रहे हैं कि 17 तारीख तक आप इस पर खास निर्णय लीजिए, नहीं तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और इसका मतलब लास्ट हमारा चरण होगा जेल भरो आंदोलन। ये हमारे जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, इनके निदर्शन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम सुरेश वर्मा साहब, आज ये वो भी दिल्ली के बॉर्डर पर अपना मोर्चा लेकर डटे हुए हैं। तो हम जब तक इसका ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। और चलते चलते मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष होने के नाते इस राष्ट्रीय किसान मोर्चा को समर्थन दे रही हूँ। आज बीजेपी सरकार है, पिछले इसमें कांग्रेस सरकार थी, ये दोनों भी सरकार मनुवादी सरकार है। ये भारत देश की मनुवादी सरकार ने भारत पर अनियंत्रित कब्जा किया है। लोकतंत्र यहाँ से ये मनुवादी सरकार नष्ट करना चाहती है। तो ये जो है ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। देख रहे हैं कि लोगों में जो अविश्वास है वो बढ़ते जा रहा है और जो यानी विश्वास होना चाहिए था भारत के सरकारों के ऊपर, लोगों का, नागरिकों का, उसमें बहुत ही दूराभास होते जा रहा है और जो दूरियां है वो बढ़ते जा रही है। हम देख रहे हैं कि सिख समुदाय है, जैन समुदाय है, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो लोग भी रास्ते पे है इस किसानों की मांग को लेके। एक बौद्ध समाज से एक भिक्खु, मान्यवर भिक्खु हमारे साथ उपस्थित है, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन धरने के बारे में। सभी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से आज सरकार का विरोध हो रहा है। हमारे कुछ प्रतिनिधि भी दिल्ली बॉर्डर पर गए भिक्खु संघ। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यवस्था है आज वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश में ऐसे हालात सरकार ने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना ये मनुवादी सरकार है और बहुजनों के विरोध में है। अगर वोटिंग सरकार जो बनती है यूएन के माध्यम से बन रही है, हमने कई बार भिक्खु संघ के माध्यम से निवेदन किया है, अगर तुम सच्चे है, सच्चे दिल से है तो यूएन बन करके वैलिड पेपर पर वोटिंग होना चाहिए। अमेरिका जैसा देश अभी वैलिड पेपर पर इलेक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार नहीं मान रही है। मैं चाहता हूँ कि अभी सरकार ने जो किसानों के विरोध में 3 कानून बिल पारित किया है, वास्तविक किसान इस देश का राजा है, इस देश का मालिक है और उसी को हम लोग गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान में बहुजनों के मूलभूत अधिकार पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार
ये बीजेपी की सरकार, विशेष तौर पर ये मोहन भागवत के इशारे पर चलने वाली सरकार आज बहुजन के जो मूलभूत अधिकार है संविधान में उससे वंचित रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और आने वाले 2024 में ये जो हमारा आक्रोश है, ये क्रांति है, हमारे अंदर में पैदा होनी चाहिए और होठों में मत में इसका रूपांतर होना चाहिए। तभी मैं मानूंगा सही मायने में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार देख रही है, उनके नुमाइंदे गिन रहे कितने लोग हैं, सारा रिपोर्ट चला जाता है। अभी हमको संवैधानिक माध्यम से, संवैधानिक न्यायपालिका के माध्यम से हमको आधिकारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार कोई मानने वाली नहीं। अभी हमारे एक सज्जन भाषण दे रहे थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसके रुमांदे बैठे हुए हैं। अभी जो गोगोई थे उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा दिया है भावना के आधार पर दिया है, संविधान के दायरे में नहीं हुआ, आस्था के भावना पर हुआ है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं और ऐसे कई मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए दिनांक 7 फरवरी 2021 को दोपहर 2 बजे से देश पांडे सभागृह में माननीय वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में बौद्धों की संवैधानिक हक परिषद का आयोजन किया है। मैं तमाम आप सभी क्रांति मोर्चा के हो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सभासद हो, बहुजन मोर्चा के सभासद हो, भामसेप के सदस्य हो, सभी को मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप आएंगे। मैं तहे दिल से किसान मोर्चा की तरफ से उनका सरकार का विरोध करना चाहता हूँ, विरोध करता हूँ। और हमारे कुछ प्रतिनिधि करीबन 50 से 100 भिक्षु बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, खाना बना रहे, खाना दे रहे। हमने उनको बोला कि हमारा भी योगदान चाहिए। अब हम लोग माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, हम माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी होने के तहत सारी माइनॉरिटी इकट्ठा होकर आने वाले 2024 में इस सरकार को गिराने का प्रयास करना चाहिए और बहुमत से एक बहुजन की सरकार आनी चाहिए जो देश हित में काम करे। हमारे साथ और कुछ नागरिक है, हम देख रहे हैं कि आपने लिखा है ईवीएम हटाओ किसान बचाओ। ये इस तरीके का स्लोगन लगाने का क्या मतलब है आपका? यकीनन सर, क्योंकि ईवीएम की वजह से ही ये लोग कानून पारित कर रहे हैं। और आप जो देख रहे हो 2014 से लेके अभी तक जितने भी कानून उन्होंने पारित किए हैं, वो बोलते हैं कि ये जनहित के हैं, लोगों के हित के हैं, कृषि के हित के या किसानों के हित के, लेकिन किसानों के या जनता के हित के एक भी कानून वो पारित नहीं कर रहे। शिक्षा का मुद्दा लीजिए, जो कोई भी मुद्दा है वो ईवीएम के बदौलत ही ले रहे हैं, क्योंकि ईवीएम की ताकत इनके पास है। और आप भी देख रहे हो हर स्टेट में जितनी भी सरकारें हैं, जहाँ पे अभी गोवा में बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस चुन के आई थी, तो कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे 2 ही उनके एमएलए थे, तो 2 के बदौलत सरकार बना दी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट भी दे दिया और कमेटी भी गठित की, उनके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है? यकीनन वो क्या कर रहे हैं कि हमने जो म्याऊ बोकिया होता है उसको वहाँ पे रख दिया है, और वो जो ये होता है क्या बोलते दूध, उसको कह रहे हैं कि ये इसकी रक्षा करेगा। तो यकीनन ये इस तरीके का खेल चल रहा है। जो लोग पहले से ही सरकार के समर्थन में है उन्हीं लोगों की कमेटी बनाई है। अभी वो लोग क्या कहेंगे कि नहीं हम सरकार के समर्थन में रिपोर्ट देते हैं, और वो प्रकाशित करेंगे। तो बात क्या आ रही है कि पहले तो ये 3 कानून क्या है इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये कानूनों की जानकारी नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ कानून किस तरीके से विरोध में। पहले तुम तो सुनाओ लोगों को जाके कि किस तरीके के कानून है, इसके लिए कोई कार्यशाला तो लो, वो कुछ नहीं ले रहे। तो यकीनन हम जैसे जो लोग हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है बहुजन क्रांति मोर्चा के माननीय और वामन मेश्राम साहब, इनको पूरी बातें समझ में आ गई, हम लोगों को समझाई, और हमारे हाथ में भी वो बिल है जो इन लोगों ने पारित किए हैं। तो ये पूरी के पूरे बिल हमारे विरोध में। जैसे पहला उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए अभी पूरा ये व्यापार खुला हो गया। तो व्यापार खुला होने का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि यहाँ का किसान अभी अमेरिका में जाके कपास बेचेगा। साला हम लोगों को अगर गोंदिया से यहाँ तक आना है तो कितने सारे टोल टैक्स पड़ते हैं। नागपुर में आते आते वो अमेरिका में जाने के लिए कितने टोल टैक्स लगेंगे। तो हमारा कपास तो 3 और 4 हज़ार रुपये है। वही कपास आपके पास आता है तो आप उसको 20,000 25,000 में बेच रहे हो। तो सारा का सारा फायदा तो आप ले रहे हो, हम किसानों को कहाँ मिल रहा है। लोगों के जो भावनाएं हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, और देखते हैं कि जो भारत के नागरिक है, जो नागपुर के नागरिक है, वो क्या सोचते हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जिला संगठक राजेंद्र पीसे। पहली बात तो ये 3 काले कानून आए क्यों, इसके बारे में हम बात करना चाहिए। आपको क्या खामियां लगती है ये तीनों कानून में, आपको क्या खामियां लगती है? जी,
खामियां तो तीनों कानून जो काले कानून है, ये तीनों काले कानून जो किसान विरोधी है। पहला तो जो एमएसपी वाला जो मामला है, तो एमएसपी तो पहले बाजार मंडी में रहती थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो लीगल प्रोसेस में नहीं है। इसका कानून बनना चाहिए, ताकि जो दूसरा कानून बनाया है इन्होंने कारपोरेट सेक्टर को मार्केट में उतारने का, एमएसपी नहीं रहेगा तो कारपोरेट सेक्टर तो जैसा जियो का हुआ है, कुछ दिनों में फुकट में देंगे या ज़्यादा रेट में हमारा माल लेंगे और उसके बाद में बाजार समिति हमारी ख़त्म हो जाएगी और इनका बोलबाला मोनोपोली होगी। मोनोपोली होने के कारण हमारा किसान तो फिर औने पौने भाव में जो भी मांगेंगे उस भाव में हमको देना पड़ेगा। और तीसरा जो कानून है कमोडिटी का, ये तो सबके लिए लागू होता है। आज हम उदाहरण पे देखते हैं, हमारा सोयाबीन 2500-3000 के भाव से गया है और अभी हमको 120 रुपये लीटर तेल लेना पड़ रहा है। इसके पहले 200 रुपये किलो हमने दाल भी ली है। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो तो बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कानून है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है वो कठपुतली आहे, बुजगावनं ज्याला मराठीत म्हणतात, मेहतराम साहेब म्हणतात हा बुजगावनं बसवलेला आहे वावरात, जो शेतकरी बुजगावनं ठेवते असं वाटते का तो खरा खुरा माणूस आहे। तो ये बुजगावना कठपुतली है जो मोहन भागवत और आरएसएस के ब्राह्मणों के इशारों पे नाचता है। जितने भी आप 2014 से लेके वर्तमान 2020-21 तक जितने भी कानून बनाए गए या मोदी जी ने बोले 15 लाख देंगे, किसी को 15 लाख मिले क्या? काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, इसमें 370 हटाया। उसके बाद में ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम लोगों को अमान्य था वो लाया, NRCCA जो पूरा बवाल हो गया देश के अंदर। ऐसा कौन सा कानून हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया क्या जिसका हित लोगों के लिए था या लोगों के हित में वो कानून था? ऐसा रहता तो हर कानून का विरोध नहीं होता था। और देश में इतने बड़े आंदोलन 2014 से 2019-20 तक हुए, इसके पहले शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा कि इतने बड़े पैमाने में मुस्लिम, सिख, ईसाई और SC ST OBC के लोग रास्ते पे आए होंगे। तो कैसा हम जितने भी बातें प्रधानमंत्री ने बोला है सबके सब झूठ है, ढकोसला है और उनके ही कहने के मुताबिक जुमला है। ये जुमला है। नागरिक अलग अलग तरीके से शक अपने अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। ये क्यों शक पैदा हो रहा है और जो नागरिकों का और सरकार का जो मतभेद है ये दिनों दिन क्यों बढ़ते जा रहा है? किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ये एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है कि नागरिकों का और सरकार का आपस में तालमेल नहीं होना। लोग अलग अलग अपने मत व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग वकालत क्षेत्र से है जो नागपुर के सुजान नागरिकों में आते हैं और वो ये जो नागपुर का संविधान चौक है यहाँ के सारे जितने भी प्रोटेस्ट है उनको अपने आंखों से देखते हैं और वो भी अपने अंदर जो भी उनकी भावनाएं होती है वो व्यक्त करते हैं, सामाजिक मंच से व्यक्त करते हैं, चाहे लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में और सरकार की मंशा के बारे में। कि कानून जब बनते हैं कोई भी, सब लोग बोल रहे किसान के लिए कानून, किसान के विरोधी कानून। अरे किसान विरोधी या किसान के समर्थन में कानून नहीं है, देश चलाने वाला कानून है। इसका सीधा सीधा असर लोगों पे क्या गिरेगा इसके ऊपर में तो बात करो, क्योंकि ये खाद्यान्न का मामला है, हमारे पेट का मामला जुड़ा हुआ इसके साथ में, तो हमारे खान पान से कुछ जुड़ा हुआ कि इसके अंदर में। ये कानून को अगर सिर्फ हम किसान विरोधी या किसान समर्थक की नज़र से देखेंगे तो हम गलती कर जाएंगे, क्योंकि इसमें आएगा कि जैसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की बात है कि क्लासिफिकेशन रहता कि जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते कि विभिन्न प्रकार के खेती की जा सकती है, अनाज हो, दलहन हो, फ्रूट हो या दवाइयाँ भी होती है खेती, आयुर्वेदिक जो दवाइयों में इस्तेमाल ऐसी। तो ये क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर में कुछ असर गिरेगा क्या इसका? क्योंकि कारपोरेट वाले आएंगे तो वो वही खेती करेंगे जो डिमांड में और जो बिकती है वो तो वही करेंगे। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि एक विशेष प्रकार का अनाज पैदा किया जाएगा क्या? और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएंगी तो किसानों के पास में हज़ारों साल से जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि वैज्ञानिक से कम नहीं है किसान लोग, वो बराबर देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या, हवामान क्या है, उसके हिसाब से वो खेती करते हैं। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉलेज यानी ये ज्ञान को, नॉलेज को भी कंट्रोल करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि मान के चलो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है और एक पीढ़ी के बाद में दूसरी तीसरी पीढ़ी में अगर एग्रीकल्चर का नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो फिर आने वाली तीसरी पीढ़ी को किसानी का नॉलेज नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे वो कि भैया हमारी खेती कैसी है, हमारा वातावरण कैसा है, हम कौन सी बिजाई डालनी चाहिए। और अगर कंटिन्यूस अगर किसी भी खेत के ऊपर में अगर फसल लेते हैं ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर गिरता है।
ये किसानों से पूछ ले आप, हमारे से ज़्यादा किसान जानता है, हम नहीं जानते, किसान ज़्यादा जानता है। जिस तरीके से 3-4 साल का हम देख रहे हैं जो पीरियड है गवर्नमेंट का, तो एनआरसी हो गया, सीएए हो गया, यानी जो नागरिकों का और सरकार का जो आपसी तालमेल है वो बढ़ते जा रहा है, यानी जो विरोधाभास है वो बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, इसमें इस देश में नागरिकों का और सरकार का संबंध कब रहा, ये तो बताओ पहले। कब रहा संबंध सरकार का और नागरिकों का संबंध कब रहा, यही तो नहीं, मुझे पता नहीं चलता कब रहा संबंध। तो हम लोगों ने कभी एस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं किए। हमारे आंदोलन भी ऐसी परंपरागत स्टाइल में फंस गए हैं कि हम वहीं से निकल नहीं पा रहे कि ये यानी देश की परिस्थितियाँ बदल रही है, लोगों का माइंड सेट बदल रहा है, पीढ़ियाँ बदल रही है, जनरेशन बदल रही है, लेकिन हमारे ढाक के तीन पाती है आंदोलन, वही ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं हम लोग। और मैं ख़ास तौर पर सिर्फ उसी पर बोलूँगा कि ये न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने यानी 48वें दिन में ये निर्णय क्यों दिया। अभी पता चल रहा है इतने दिन से सरकार कुछ करने को तैयार नहीं थी, एक मॉरल प्रेशर आ गया था सरकार के ऊपर में। और इन बिटवीन अब ये जो लिटिगेशन है, ये लिटिगेशन कोई किसानी कानून के विरोध में या समर्थन में नहीं थी। पीएल डाले लोगों ने कि भैया ये दिल्ली में जाम हो रहा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, इसके लिए थी। अब जिस उद्देश्य के लिए केस डाले गए उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया, जिसके लिए केस ही नहीं डाले गए उसके ऊपर बोला गया और कमेटी भी गठित की है। और मैं बताता हूँ ना, तो न्यायपालिका का काम क्या है कि अगर कोई याचक याचिका के द्वारा कोई विनंती और याचना लेकर आता है उसके ऊपर बोलना चाहिए, ना कि उसके ऊपर बोले कि जो उसने बोला ही नहीं। तो ये न्यायपालिका ने क्या कर लिया कि बोले हम लोग इसको होल्ड करेंगे, किसको, कानून को। अभी होल्ड करने का मतलब क्या है, साधारण भाषा में समझता हूँ। मैंने कभी ये बांधव जी को फ़ोन किया, समझ लो कि मेरे से महत्वपूर्ण आदमी को अगर फ़ोन आया ना तो ये होल्ड पर डालते मेरे को, यानी मेरी इनके नज़र में क्या महत्व रहा था, ये होल्ड में डालने का जो मामला है ना, तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि होल्ड में क्यों डाला गया करके। सभी यानी न्यायपालिका का काम इतना है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो कानून बने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी वैधानिकता क्या है ये चेक करने का, चाहे वे आप रिव्यू हो या फिर हर कोई कानून जो बनता है ना वो अंडर द जुडिशियल स्क्रूटिनी रहता ही है। क्योंकि आर्टिकल 32 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाते हैं। ये तो अंडर द स्क्रूटिनी रहता है कि ये फंडामेंटल राइट एंड मूलभूत अधिकार के जो है हमारे उसके समर्थन में है या विरोध में, ये चलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, बड़ा मस्त काम कर दी। 4 लोगों की कमेटी के बारे में सब लोगों ने बोला, सबको वाले कमेटी क्या है क्या नहीं करके, और वो समर्थक रहे, ये भी सब पब्लिक डोमेन में। और एनडीटीवी जो देखते होंगे रवीश कुमार जी का कार्यक्रम, तो उसमें सब उसने डिटेल में ले लिया, उसके ऊपर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो फैजान मुस्तफ़ा जी, आपको जानते होंगे उनका नाम, उनके ऊपर अपने वो संविधान के एक्सपर्ट है और सारे विद्यापीठ जो लॉ के उनके वाले वो प्रेसिडेंट भी है, तो बड़े अच्छे ढंग से वो भी समझाते। लेकिन इसके अंदर में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण की इसने न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, हम लोग जो 4 लोगों की कमेटियाँ बना रहे हैं, इसके पहले जो इस याचिकाकर्ता के खिलाफ वाले वकील थे उन्होंने कहा कि हम भी कुछ नाम आपको देते हैं, जैसा पी साईनाथ का नाम आया है, तो उन्होंने ये कह दिया कोर्ट वालों ने कि आप नाम सजेस्ट करोगे क्या, और बाद में बोले कि हम 7 दिन का समय देते हैं कमेटी को कि लोग तैयारी करें और 2 महीने में हमारे को रिपोर्ट दे करके। अब क्या हो गया, 2 महीने तक किसानों का आंदोलन एक्सटेंड हो गया, यानी इनडायरेक्टली कोर्ट ने इनको 2 महीने तक आंदोलन करने के लिए मजबूर किया किसानों को। ये तो 1-2 मुद्दे आ गए। अब किसान 2 महीने कहीं जा नहीं सकते क्योंकि 2 महीने के अंदर तो रिपोर्ट आने वाली नहीं है, और 2 महीने कंप्लीट है उस दिन भी रिपोर्ट नहीं आने वाली है। तो किसान कब तक बैठेंगे अभी, जब तक ये रिपोर्ट जाती नहीं और न्यायपालिका उसके ऊपर में कुछ निर्णय करती नहीं। ऐसा अभी ये आंदोलन भी होल्ड पे चला गया और कानून भी होल्ड पर चले गए और सरकार भी होल्ड पर चल गए। आप षड्यंत्र मान रहे हैं इस चीज़ को, न्यायिक प्रक्रिया को षड्यंत्र मान रहे हैं? पूरा का पूरा देश होल्ड पर है अभी। मैं इसको षड्यंत्र शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि सभी संज्ञान आदमियों को मालूम है कि देश कैसा चल रहा है करके। ये मैं नहीं बोलता है, बाबा साहब ही बोलते थे। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 13 तारीख को लेटर इशू हुआ है, पढ़ेगा आपने व्हाट्सएप पे? मनन कुमार मिश्रा का तो उसने अपील किया, किसको अपील किया ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया किया होगा कि रिस्पेक्ट द जुडिशियरी। अरे बोला भाई, अगर लोगों को ये बात बताने की नौबत आई कि न्यायपालिका का सम्मान करो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि न्यायपालिका का जो सम्मान था ना उसमें कहीं ना कहीं कमी आई करके, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्वयं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के ऊपर में किसानों का विश्वास नहीं है, इसके ऊपर न्यायपालिका ने सोचना। जाने आज कंडीशन कहाँ पे आ गई कि ना सरकार पे भरोसा है लोगों का, ना न्यायपालिका पे भरोसा है, ना एग्जीक्यूटिव भरोसा है। तो भरोसा नहीं रहेगा, देश तो भरोसे पे चल रहा है ना, और ये सरकार तो अकाउंटेबल है ही नहीं किसी के लिए।
और कानून होल्ड पे चले गया तो सरकार का कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। अब तुम्हारे पास में एफसीआई था, तुम्हारे पास में खाद्यान्न स्टोरेज की जगह थी ना, और खाद्यान्न स्टोरेज करना ये कोई आज से कर रहे क्या? अपन हजारों साल से कर रहे। इजिप्ट के अंदर में भी स्टोरेज है, आज भी कहीं एक्सकेवेशन होता है ना, वहाँ पे अनाज निकलता है। अनाज क्यों निकलता है? कि लोगों के पास में स्टोरेज था। एफसीआई से ज़्यादा अडानी का टर्नओवर हो गया। वो तो 5,000 रुपये करोड़ कमाया उसने लॉकडाउन में। अरे हम लोग तो 2014 से होल्ड पे है, पूरे भारत के नागरिक होल्ड पे है। 2016 में होल्ड पर आ गए थे डिनोमिनेशन में। ये धरना निरंतर चलेगा इनका 17 तारीख तक। वी द पीपल ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें कितना विरोधाभास है ये आप लोगों के मुखों से और लोगों के वाक्यों से आप सुन रहे हैं। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।